तो स्वागत है आपका अपने एक नई वीडियो में। आज हम जो VMOU कोटा है, VMOU कोटा यूनिवर्सिटी है, वहाँ का BA फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हल करने वाले हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसका सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स प्रश्न देखने आपको ज़रूरी होते हैं। तो इसका पिछला एग्ज़ाम जो जून 2025 में आयोजित हुआ था, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो पेपर को हल करेंगे, जिसका पेपर कोड नंबर है HI01। पेपर कोड नंबर HI01 जो प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक का हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पेपर था। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको हर एग्ज़ाम के पेपर यहाँ हल किए हुए मिलेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप पेपर देख लो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस खंड में पूछे जाते हैं। तो निर्देश है, यह प्रश्न पत्र अ, ब और स 3 खंडों में विभाजित है। तो आपको पेपर देखा लेता हूँ। सबसे पहले इस प्रकार, जैसे कि 30 शब्दों में आपको उत्तर देना होता है, प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक का होता है। तो इस प्रकार ये 7 प्रश्न पूछे गए। खंड ब में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और खंड स 3 भागों में विभाजित होता है। तो खंड स में सबसे बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि 14 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले उसके उत्तर दिखा देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये पेपर से ही लिया है मैंने, पूरा पेपर नीचे प्रश्न और उत्तर के साथ दे दिया है। तो जैसे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको विश्वास रखना है। इसके बाद चलो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो जो खंड अ है उसको हल करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 का पॉइंट नंबर 1, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो उत्तर हो जाएगा, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है, आपको याद रखना है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। प्रश्न नंबर 2, दुख के स्वरूप को प्रतिपादित कीजिए। तो उत्तर है, बौद्ध दर्शन के अनुसार जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु आदि संस्कार के सभी दुखों का कारण तृष्णा है। तो इस प्रकार बुद्ध के दर्शन, जो भगवान बुद्ध थे, उनकी शिक्षाएं है। प्रश्न नंबर 3, नीति सार पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कामानंद। इसका अच्छे तरीके से याद रखना नाम। प्रश्न नंबर 4, हर्षवर्धन द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम लिखिए। जो हर्षवर्धन थे उनके लिखित जो पुस्तक थी उनके नाम है, जैसे कि नागानंद पुस्तक है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है। इस प्रकार उनकी पुस्तकों का नाम याद रखना है आपको। प्रश्न नंबर 5, वेदांग क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, वेदों के अध्ययन और समझने में सहायक 6 अंगों का वेदांग कहा जाता है। जो वेदों को अध्ययन के लिए समझने में सहायक होते हैं, तो उसे 6 अंगों का होता है, उसे वेदांग कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, 2 वैदिक देवियों के नाम लिखिए। तो उत्तर है, उषा और सरस्वती। 2 वैदिक देवियों के नाम लिखने हैं, वैदिक जो विद्या की देवी हो। प्रश्न नंबर 7, त्रिपिटक से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों की 3 संग्रह है। जो बौद्ध धर्म है उसके प्रमुख 3 संग्रह है, जहाँ पर उनका ज्ञान लिखा हुआ है, जैसे कि विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक को त्रिपिटक कहा जाता है। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, इनके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है। तो ये आपको बड़े प्रश्न में पूछा जाएगा और मैं अगली क्लास महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूंगा। आपको यहाँ इस वीडियो में अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो खंड ब के जैसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैसे कि निर्देश है कि 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न 7 अंक का है। तो आपको जो प्रश्न दिए हुए हैं उनमें से 4 प्रश्न कोई करने होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर सब हल कराऊंगा। तो प्रश्न नंबर 2 है, जैसे कि आश्रम व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आश्रम व्यवस्था क्या थी। तो आश्रम व्यवस्था हिंदू जीवन को 4 चरणों में विभाजित करती है, जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य में शिक्षा अनुशासन होता है, गृहस्थ में परिवार और सामाजिक कर्तव्यों का पालन होता है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, उसके बाद में गृहस्थ परिवार, मतलब कि उसकी शादी होती है, सामाजिक कर्तव्यों का पालन होता है। फिर होता है वानप्रस्थ में सांसारिक मोह से विरक्त हो जाते हैं, जैसे कि संन्यास ले लेना। संन्यास में त्याग और मोक्ष की साधना की जाती है। सब होने के बाद इसका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित करना और धर्म, अर्थ और काम तथा मोक्ष की प्राप्ति में सहायता करना है। मतलब कि जीवन का आधार किस प्रकार होना चाहिए, सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन, इसके बाद में परिवार की शादीशुदा होना, गृहस्थ जीवन व्यवस्थित करना, उसके बाद में वानप्रस्थ होना, उसके बाद में संन्यास धारण कर लेना। खंड ब का दूसरा है, जैसे कि 30 प्रश्न नंबर 3, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। जो मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण थे
अयोग्य उत्तराधिकारी, जो योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। विशाल साम्राज्य पर प्रभावी नियंत्रण का अभाव, जो इतना बड़ा साम्राज्य तो इतना बड़ा था लेकिन उसका नियंत्रण उसके ऊपर कुछ नहीं था। प्रशासनिक एवं आर्थिक कठिनाइयाँ थी। प्रांतीय शासकों की बढ़ती स्वायत्तता तथा सेना की कमजोरी स्थिति। अशोक के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। जो अशोक थे शासक, उसके बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। अंततः अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। तो उसके जो बृहद्रथ थे उनके सेनापति पुष्यमित्र ने ही उनकी हत्या कर दी थी। तो मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया इस प्रकार, मतलब कि षड्यंत्र रचकर जिस प्रकार उसका शासन कमजोर हो गया। प्रश्न नंबर 4, 200 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य भारत की कला एवं वास्तु का वर्णन कीजिए। जो कला एवं वास्तु, कला एवं संस्कृति के बारे में पूछा। उत्तर है, इस काल में भारतीय कला एवं वास्तुकला का उल्लेखनीय विकास हुआ है। सांची और भरहुत के स्तूप, सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, अमरावती कला तथा बौद्ध चैत्य विहार प्रमुख उदाहरण है। गांधार और मथुरा कला परंपराओं का भी विकास हुआ है। पत्थर की मूर्तियों जैसे कि स्तूपों की वेदिकाएं और तोरणों पर धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के सुंदर दृश्य उकेरे गए। इस काल में शिल्प कला और स्थापत्य ने आगे के भारतीय कला विकास की मजबूती नींव रखी है। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना किस प्रकार कला और संस्कृति का विकास हुआ था। प्रश्न नंबर 5, गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में श्रेणियों के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो उत्तर है, गुप्त काल में श्रेणियां कारीगरों और व्यापारियों के संगठित समूह थे। जिसमें कारीगर थे और व्यापारी होते थे। वे उत्पादन, व्यापार, वस्तुओं की गुणवत्ता तथा अपने सदस्यों के हितों का ध्यान रखती थी। श्रेणियां आर्थिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के साथ साथ धन जमा करने और ऋण देने का कार्य भी करती थी। जो व्यापारी लोग होते थे वह धन देने और ऋण लेने का कार्य भी करते थे। वे मंदिरों तथा धार्मिक संस्थाओं को दान देती थी। वह दान भी देते थे जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे। इससे व्यापार, उद्योग और नगरीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। तो इस प्रकार जो व्यवस्था थी उस समय, जो अर्थव्यवस्था में श्रेणियों के महत्व का मूल्यांकन है। कारीगर होते थे, व्यापारी होते थे, व्यापारी कारीगरों को जो ऋण देते थे तो इससे उन्हें थोड़ा लाभ हो जाता था। इस प्रकार उन्होंने मंदिर बनाने में भी योगदान दिया था व्यापारियों ने। प्रश्न नंबर 6, कला और स्थापत्य के क्षेत्रों में पल्लवकालीन प्रगति पर टिप्पणी लिखिए। कला और स्थापत्य के जो क्षेत्र में उसमें पल्लवकालीन प्रगति पर टिप्पणी क्या थी। तो उत्तर है, पल्लवों ने दक्षिण भारत में कला और स्थापत्य को नई ऊंचाई दी थी। जो पल्लव थे वह दक्षिण भारत में रहते थे और उन्होंने दक्षिण भारत में कला और स्थापत्य को नई ऊंचाई दी, मतलब नए नए चित्र बनाए। महाबलीपुरम उनके स्थापत्य का प्रमुख केंद्र था। जो महाबलीपुरम है जो दक्षिण अफ्रीका दक्षिण में, भारत के दक्षिण में स्थित है। यहाँ रथ मंदिर, गुफा मंदिर और विशाल शैल उत्कीर्ण मूर्तियां बनाई गई थी पल्लवों द्वारा। नरसिंह वर्मन प्रथम और राजसिंह के समय मंदिर स्थापत्य का विशेष विकास हुआ। उसके राजा थे जैसे कि नरसिंह वर्मन प्रथम और राजसिंह थे, जो उनके समय सबसे अधिक मूर्तियां बनी थी, मंदिर बने थे। शोर मंदिर पल्लव स्थापत्य की प्रसिद्ध कृति है। जो शोर मंदिर है पल्लवों का सबसे पुराना मंदिर है। पल्लवों ने द्रविड़ मंदिर, जैसे कि द्रविड़ शैली में बनाए, शैली होती है मंदिरों की, द्रविड़ शैली में बनाए। स्थापत्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था पल्लवों का, महत्वपूर्ण योगदान रहा जो दक्षिण भारत में रहते थे। प्रश्न नंबर 7, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं का विवेचन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग महत्वपूर्ण है। जो बौद्ध धर्म है उसमें बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाओं में 4 तो आर्य सत्य है और अष्टांगिक मार्ग है। जैसे कि बुद्ध ने दुख के कारण दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग का उपदेश दिया है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि को शामिल है। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा, मध्यम मार्ग, सदाचार और तृष्णा के त्याग पर बल दिया। उनका लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति था। तो मतलब उनको दुख सुख से कोई लेना देना नहीं था। इस प्रकार मनुष्य दुखी रहता है तो मनुष्य जीवन किस काम का, उन महात्मा बुद्ध का कथन था। प्रश्न नंबर 8, गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का महान शासक था। उसने सातवाहन साम्राज्य को पुनः शक्तिशाली बनाया था। उसने शक, यवन और पहलव शक्तियों को पराजित कर अपना प्रभाव बढ़ाया। उसके शासन में महाराष्ट्र, मालवा, विदर्भ तथा दक्कन के अनेक क्षेत्रों पर सातवाहनों का अधिकार स्थापित हुआ। उसने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया तथा सामाजिक व्यवस्था को मजबूत किया। उसकी उपलब्धियों का उल्लेख उसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में मिलता है। वह एक कुशल योद्धा और प्रशासक था। इस प्रकार गौतमी पुत्र के सातकर्णी उपलब्धियों का विवेचना की है। प्रश्न नंबर 9, अरब आक्रमण पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो उत्तर है, भारत पर पहला महत्वपूर्ण अरब आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था।
मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, ने सिंध पर आक्रमण करके राजा दाहिर को पराजित किया और सिंध पर अधिकार स्थापित कर लिया। तो जो जो अरबों का राजा था, जो अरब में रहता था, मोहम्मद बिन कासिम, उसने सिंध पर आक्रमण किया। अब अरबों के आगमन से भारत और अरब जगत के बीच व्यापार तथा सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। भारतीय गणित, विज्ञान और चिकित्सा संबंधी ज्ञान का अरब जगत में प्रसार हुआ। हालांकि अरबों का राजनीतिक विस्तार सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। इस प्रकार राजपूतों, राजस्थान के राजपूतों ने इनकी रक्षा की थी भारत की उस समय। अब प्रश्न नंबर 10, भारत की लौह युगीन संस्कृतियों को समझाइए। जो भारत की सभ्यता थी, तो संस्कृतियों को समझिए। उत्तर है, भारत में लौह तकनीक का विकास लगभग दूसरे सहस्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में दिखाई देता है। लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि, शिल्प और युद्ध व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। गंगा घाटी में लोहे के औजारों ने जंगलों की सफाई और कृषि के विस्तार में सहायता की थी। इस काल में विभिन्न लौह युगीन संस्कृतियों का विकास हुआ। चित्रित धूसर मृदबांध संस्कृति तथा उत्तरी काली चमकीली मृदबांध संस्कृति इसके प्रमुख उदाहरण हैं। लोहे के हथियारों और कृषि उपकरणों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा तथा नगरों और राज्यों के विकास को गति मिली। इस प्रकार लौह तकनीक ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। चलो, प्रश्न नंबर 11 है, बौद्ध धर्म के प्रति कनिष्क की सेवाओं के विशेष संदर्भ में उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था। जो कुषाण वंश का महान शासक था कनिष्क, उसका साम्राज्य मध्य एशिया से उत्तर भारत तक विस्तृत था। मध्य एशिया से मध्य उत्तर भारत तक इसका विस्तार था, इतना बड़ा राज्य था। उसने बौद्ध धर्म, विशेषकर महायान शाखा को संरक्षण दिया। उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का मध्य एशिया और चीन और प्रसार हुआ। परंपरा के अनुसार उसके समय चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर आयोजित हुई। कनिष्क ने बौद्ध विद्वानों और भिक्षुओं को संरक्षण दिया। उसके काल में कला और साहित्य का भी विकास हुआ। गांधार कला को विशेष प्रोत्साहन मिला। कनिष्क की नीतियों के कारण बौद्ध धर्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने से सफल हुआ। इस प्रकार आपको याद रखना है। अब प्रश्न नंबर 12, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगरों की नगर योजना एवं वास्तु पर प्रकाश डालिए। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर थे। जो सिंधु नदी थी उसके किनारे स्थित थे, इसलिए सिंधु सभ्यता नाम पड़ा। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख नगर थे। इन नगरों की योजना अत्यंत व्यवस्थित थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें व्यवस्थित होती थी, समकोण पर काटती थी, मतलब कि कोई भी सड़क हो मुख्य मार्ग पर ले जाती थी। नगरों को सामान्यतः ऊंचे दुर्ग क्षेत्रों और नीचे नगर क्षेत्र में विभाजित किया गया था। जो राजा होते थे दुर्ग में रहते, प्रजा नगर निजन में रहती थी। पक्की ईंटों से बने मकानों में कमरे, आंगन, कुएं और स्नानागार पाए गए थे। इनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। नालियाँ बनाई थी उस समय। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार प्रसिद्ध स्थापत्य अवशेष है। इतना बड़ा मतलब स्नानागार जो नहाने का स्थान था। हड़प्पा में भी विशाल भवनों और अन्नागारों के विशेष मिले हैं। तो इसमें सिंधु सभ्यता की उन्नत नगर और योजना और वास्तुकला का पता चलता है। इस प्रकार ये प्रश्न था। अब 13 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न, आपको 13 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राजपूतकालीन समाज एवं संस्कृति पर एक लेख लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, राजपूतकालीन समाज में वीरता, युद्ध कौशल, सम्मान और स्वाभिमान भक्ति को विशेष महत्व दिया जाता है। समाज में विभिन्न जातियां, वर्गों का अस्तित्व था। राजपूत शासक तथा सामंत राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। महिलाओं को परिवार और समाज में सम्मान प्राप्त था। यद्यपि बाल विवाह और पर्दा जैसी प्रथाएं भी प्रचलित थी उस समय। राजपूत संस्कृति में कला, स्थापत्य, साहित्य और धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। अनेक मंदिरों और दुर्गों का निर्माण हुआ उस समय राजपूत काल समय। संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को संरक्षण मिला था। वीर गाथाओं में राजपूतों की वीरता और त्याग का वर्णन किया गया है। इस प्रकार राजपूतकालीन संस्कृति ने भारतीय कला, स्थापत्य और साहित्य को समृद्ध किया है। तो आपको अच्छे तरीके से पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।